और अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर बहुत बड़ा बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है। भारत और रूस चीन के प्रभाव में आ गए, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीर शेयर भी की है। भारत रूस चीन का साथ में भविष्य उज्जवल हो, यह भी ट्रंप ने लिखा। भारत पर टैरिफ के बाद अब कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। भारत चीन रूस एक साथ, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पर चिढ़ गए हैं? बड़ा सवाल, क्योंकि पोस्ट करके तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यही लिखा गया है कि लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया। और दरअसल ट्रंप पहले भी सवाल उठाते रहे जब एक साथ नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। और अब उनका ये जो कमेंट आया है ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई बैकफुट पर आ गए हैं। डर सताने लगा है कि भारत की दूरी अब अमेरिका से बढ़ गई। और बिहार में बीड़ी को लेकर छिड़े सियासी बवाल के बीच कांग्रेस ने माफी मांगी है। केरल कांग्रेस की तरफ से एक्स पर पोस्ट करके इस मुद्दे पर माफी मांगी गई है। माफी मांगते हुए केरल कांग्रेस की ओर से लिखा गया है कि हम देख रहे हैं कि जीएसटी दरों को लेकर मोदी के चुनावी हथकंडे पर हमारे कटाक्ष को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर आपको ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। आपको बता दें कि केरल कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में बी से बिहार और बी से बीड़ी का जिक्र किया था। और इस पर दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीति गर्मा गई। बवाल बढ़ा तो कांग्रेस ने इस मुद्दे पर माफी मांगी। तो बिहार की सियासत में बीड़ी पर बवाल शुरू हो गया है। केरल कांग्रेस ने एक्स पोस्ट पर बी से बिहार और बी से बीड़ी जिक्र किया तो दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने कहा है कि बिहार के लोगों का यह अपमान है, कांग्रेस बिहार विरोधी है। और केरल कांग्रेस के एक्स पोस्ट में जीएसटी दरों का चार्ट पोस्ट किया है जिसमें दूसरे तंबाकू उत्पादों के साथ बीड़ी पर जीएसटी की तुलना की गई है। बताया गया कि तंबाकू पर जीएसटी मौजूदा 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। सिगरेट और सिगार पर भी इसी तरह से टैक्स बढ़ाया गया, लेकिन बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया गया है। बस इसी पर सियासी रार शुरू हो गई। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी को घेरा तो लालू ने इसे दूसरा रंग दे दिया। लालू ने एक्स पोस्ट में एक पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा कि बिहार के हिस्से फैक्ट्री नहीं दी तो विक्ट्री नहीं मिलेगी। तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार अपनी बिहार विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उनके ऑफिशियल हैंडल से वो बिहार की तुलना और बिहारियों की तुलना बीड़ी से करते हैं। सोचिए किस प्रकार की मानसिकता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की माताजी को भी किस प्रकार से गालियां दी, भद्दी बातें बोली। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने प्रधानमंत्री को 150 से अधिक गालियां दी। अब कांग्रेस पार्टी पहले प्रधानमंत्री की माताजी को गालियां देती है, सनातन को समाप्त करने की, सनातन को बीमारी कहने की बात कहती है, तिरंगे और संविधान का अपमान करती है। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम कब फोड़ेंगे? जहां बिहार में हाल ही में राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही थी, लेकिन सवाल यह है कि इस हाइड्रोजन बम में क्या है और नेता प्रतिपक्ष इसे फोड़ने कब वाले हैं। इस पर बयानबाजी तो बहुत हो रही है, लेकिन क्या है इसकी हकीकत? आपको दिखाते हैं अरुण सिंह की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? मालवापुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम की बात की थी, क्या वो फूटने वाला है? क्या कांग्रेस ने सियासी हाइड्रोजन बम फोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है? क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बिहार चुनाव से पहले सियासत में हड़कंप ला देगा? इन सवालों के जवाब में कांग्रेस खुद क्या कह रही है, पहले आप वो सुनिए। जल्दी में हो आप, इतनी जल्दी तो मोदी में को भी नहीं है। थोड़ा इंतजार कीजिए, इस इंतजार का भी बड़ा अलग मजा होता है, थोड़ा हमें भी मजे लेने दीजिए। सियासत में टाइमिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है और कांग्रेस प्रवक्ता इसी वजह से इंतजार की बात कह रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने जो पड़ताल की उसमें आपको हाइड्रोजन बम के फॉर्मूले का अंदाजा तो हो ही जाएगा।
कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की टीम देश में ऐसी सीटों की पहचान कर रही है जहां उसे लगता है कि वो हारी नहीं बल्कि हराया गया है। देश में 48 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस की नजर है। इसमें पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी भी शामिल है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कह चुके हैं कि वाराणसी की सीट चोरी का खुलासा भी राहुल गांधी के एजेंडे में है। तो क्या यही है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम? इसकी कड़ी हरियाणा तक भी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की टीम हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसी सीटों पर माथापच्ची कर रही है जहां मामूली अंतर से कांग्रेस हारी थी। यानी राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम हरियाणा की जमीन से भी गिर सकता है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में एक बड़ी रैली का प्लान भी बनाया जा रहा है जहां राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने पिछला एटम बम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोड़ा था। अब वो सीधे जनता के सामने ये खुलासे करने वाले हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का दांव चलने के बाद राहुल गांधी जहां फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, वहीं बीजेपी राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को फुस बता रही है। बाइक बहादुरी और फिर अब बम की बकैती। बाइक बहादुरी और बम की बकैती करने वाले ये बकवास बहादुर लोग, अगर उनको ये लगता है कि इस तरह की बकैती करके, इस तरह की बकवास और बेहुदगी करके वो कोई बहुत बड़ा अपना कमाल और धमाल कर रहे हैं, तो खुद अपना बंटाधार कर रहे हैं। सियासी जंग में बयानों के बम तो गिरते ही रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले दावे पर सियासी दंगल ने नया रूप ले लिया है और बिहार चुनाव को इसने बेहद दिलचस्प बना दिया है। आइए अब आपको महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और आईपीएस अधिकारी के बीच तीखी बहस का वीडियो दिखाते हैं, जिसमें डीएसपी ने डिप्टी सीएम अजित पवार को पहचानने से इनकार किया तो उनके बीच तीखी बहस हो गई। उनको मदद करने का ही काम है सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या सर? मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर। मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। आपका नंबर दे दो ना सर। एक काम कीजिए, आप मुझे डायरेक्टली कॉल वगैरह नहीं, एक और बार बता दीजिए तो मैं करेंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, हम भी रिकॉर्डिंग करेंगे ना। सुनो। हाँ यस सर। ओके, थैंक यू। और सागर से बड़ी खबर है, जहां ईद मिलादुल नबी के जश्न में भड़काऊ नारेबाजी का मामला सामने आया है। जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगाए जाने की बात कही जा रही है और जुलूस के दौरान का वीडियो भी सामने आया, जो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी ने यह जुलूस निकाला था। भड़काऊ में नारेबाजी पर अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। संपूर्ण भारत में एक नारे का विरोध होता है और इसको आपत्तिजनक माना जाता है कि गुस्ताखी नबी की एक सजा सरतन से जुदा। और इसके ऊपर लगभग मुस्लिम समाज के कुछ मौलानाओं ने फतवे भी जारी किए हैं कि ये गलत है, इस तरीके के नारे नहीं लगने चाहिए। लेकिन सागर जैसे शहर में हृदय स्थल तीन बत्ती पर एक मुस्लिमों की भीड़ आके यदि नारा लगाती है कि गुस्ताखी रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, तो ये नारा प्रशासन के मुंह पर
और सेकुलर हिंदुओं के मुंह पर तमाचा है। मध्य प्रदेश में उमंग सिंघार के आदिवासी हिंदू नहीं है वाले बयान पर एक नई बहस छिड़ गई है। इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व का विरोध करती है। इस तरीके के बयान कांग्रेस के बचकाना हरकत को बताते हैं। उधर उमंग सिंघार ने फिर एक बार कहा, आदिवासी हिंदू नहीं होते। उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासी समाज की अपने नीति होती है, प्रकृति और रिवाज होते हैं। क्या आरएसएस हमें प्रकृति पूजा से रोकना चाहती है? हम फसलों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तो बीजेपी को क्या दिक्कत होती है? तो मैं तो कहता हूं, गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं हैं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाया था जंगल, वो भी आदिवासी था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आए, वो आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है, कमाल हो गया है, शर्म आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति करो, जरूर करो, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ये प्रश्न उठाना जनता माफ नहीं करेगी। अगर आदिवासी समाज अगर अपनी संस्कृति और रीति और संस्कृति की बात करे तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा क्यों लगता है? इतिहास गवाह है कि इस देश के मूलवासी आदिवासी है। भारतीय जनता पार्टी क्या आरएसएस क्या हमें प्रकृति पूजा से क्यों रोकना चाहती? बात करते हैं प्रदेश के शिक्षकों की, जिनको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। सालों से शिक्षकों को चौथे वेतनमान का इंतजार था, जो अब पूरा होने वाला है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश के शिक्षकों को चौथे वेतनमान की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि कैबिनेट में जल्द ही इसको लेकर प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, जिसके बाद प्रदेश के शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। उधर सीएम ने अतिथि शिक्षकों को भी एक बड़ा गिफ्ट दिया है। अतिथि शिक्षकों को अब अपनी सैलरी के लिए परेशान नहीं होना होगा। अब हर महीने अतिथि शिक्षकों को तय दिन सैलरी मिल जाएगी। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षक दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षकों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। सीएम की घोषणा का लाभ प्रदेश के हजारों शिक्षकों को बड़े स्तर पर होने वाला है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के शिक्षकों को चौथा वेतनमान देने की घोषणा कर दी है। सीएम ने कहा कि कैबिनेट में जल्द फैसले पर मुहर लगेगी। शैक्षणिक संवर्ग सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नत योजना प्रभावशील होने से चतुर्थ समयमान वेतनमान के लाभ के समरूप चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाना है, जिसमें लगभग 1,50,000 से ज्यादा शिक्षक लाभान्वित होंगे। 2025-26 में ही राज्य सरकार को इसके माध्यम से 117 करोड़ की राशि का वित्तीय भार आएगा। सालों से इंतजार कर रहे प्रदेश के शिक्षकों को जल्द ही चौथा वेतनमान का लाभ मिलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की है टीचर्स के लिए। उन्होंने चौथा वेतनमान दिया है और इससे सभी शिक्षकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ साथ बच्चों के का भी विशेष ध्यान रखा गया है। उनके लिए गणवेश का वितरण किया गया है। घोषणा की गई है चतुर्थ समयमान वेतनमान का। ये एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे सभी शिक्षक जो है बहुत खुश है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि इससे शिक्षकों की सैलरी में कितना इजाफा होगा और सरकार पर अतिरिक्त बोझ कितना पड़ने वाला है। 1,50,000 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। 35 साल पूरा करने वालों को इसका लाभ मिलेगा। 117 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगा। 3,000 से 7,000 रुपए हर महीने बढ़ोतरी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के शिक्षकों को जल्द ही इसका लाभ मिलने वाला है। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अतिथि शिक्षकों को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है। अतिथि शिक्षकों को अब हर महीने की 5 तारीख को सरकार उनका वेतनमान उनके खातों में ट्रांसफर कर देगी और इसे लेकर डीपीआई की तरफ से भुगतान को लेकर आदेश जारी किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और निजी स्कूलों की मनमानी के पिछले कुछ दिन में जो मामले सामने आए हैं, उससे कई सवाल खड़े होने हैं।
पेरेंट्स को अलग अलग कारणों से टीसी थमाई जा रही है और बच्चों को बीच सत्र में एडमिशन के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। परेशान अभिभावक अब स्कूलों की इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मामला राजधानी भोपाल के 2 अलग अलग स्कूलों से सामने आया, जहां छात्रों को बीच सत्र में ज्यादा मस्ती करने तो छात्र को बीमार बताकर अचानक से टीसी भी थमाने का मामला सामने आया। वहीं अभिभावकों का आरोप है कि बच्चे को पहले तो स्कूल बस फैसिलिटी देने से मना कर दिया गया और पूछने पर ज्यादा मस्ती करने का हवाला दिया गया। उसके बाद बच्चे को टीसी थमा दी गई। एक और पेरेंट का कहना है कि हमसे बिना पूछे बच्चे का मेडिकल कराया और बीमार बताकर टीसी थमा दी गई। उसकी कंप्लेन ये आने लगी कि उसका बॉक्स वो खाना नहीं खाता है, बैठता नहीं है, दूसरों को परेशान करता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से फ़ोन उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि आपका बच्चा हमारे यहाँ जो है वो पढ़ने में असमर्थ है, आप स्कूल आ जाइए, आप कुछ और स्कूल उसके लिए देख लीजिए। तो कहना था कि हम अब उसको बस फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो हमने कहा था अगर बस फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल मेरे घर से 15 किलोमीटर था, तो फिर हमने कहा ठीक है, आप हमको जो फीस हमने क्वार्टरली फीस भरा था वहाँ पे 42 या 43,000 कुछ भरा था, तो हमने कहा क्वार्टरली फीस हमको वापस कर दीजिए। तो उनका कहना ये था कि नहीं, फीस रिफंड नहीं होती है, हमारे यहाँ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि फ़ीस रिफंड हो। तो हमने उनसे बोला कि जब हमें तो बच्चे को पढ़ाना है तो या तो फ़ीस रिफंड करिए। तो बहुत मुशक्क़त करने के बाद, बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद, बहुत जगह जाने के बाद फिर फाइनली हमको जुलाई मंथ में हमारी फ़ीस रिफंड हुई, जो कि हमने अप्रैल में भरी थी। तो बच्चे को फेस करना पड़ा क्योंकि उसका 1 महीना पूरा ख़राब हुआ। अब वो नए स्कूल में जा तो रहा है, लेकिन 1 महीने की जो उसकी पढ़ाई का गैप हुआ है वो बहुत उसको रिकवर करने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, मेरे पास यदि शिकायत आती है तो मैं इस शिकायत की जांच भी करवाऊंगा और प्राचार्यों के साथ एक समिति गठित करके, और यदि कोई विद्यालय यदि बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई। अब खबर इंदौर से है, जहां एमवाय अस्पताल में चूहा कांड मामले में राज्य स्तरीय जांच शुरू हो गई है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुण राठी ने अस्पताल के PICU वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान बैठक में अस्पताल के डीन और अधीक्षक पर नाराजगी जताई गई। मामले को लेकर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने कहा, जांच कमेटी को 2 दिन का समय दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अस्पताल के NICU इंचार्ज डॉक्टर ब्रजेश लोहाटी ने माना कि अस्पताल में चूहे मौजूद हैं और कई बार ड्यूटी के दौरान उन्हें भी काट लेते हैं। हमने एक राज्य स्तरीय दल भी गठित किया है, जिसमें CO आयुष्मान की अध्यक्षता में एक दल गठित किया है, जिसमें गांधी मेडिकल कॉलेज के HODs को भी रखा है, ताकि वो विस्तृत जांच करके बता पाएं कि ऐसी दुर्घटना यहाँ पे क्यों घटित हुई और उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार रहे, और आगे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो उसके लिए भी क्या कार्य योजना तैयार की जाए, तो जांच दल की रिपोर्ट आएगी, अभी कार्यवाही उनकी चल रही है, और उसके बाद में फिर जो भी नियमानुसार स्टेप हैं वो हम उठाएंगे। इस बच्चे की हालत शुरू से ही काफ़ी सीरियस थी और उसका भरसक प्रयास किया जा रहा था बचाने के लिए। और इंदौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव का एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस भाषण में संघमित्र भार्गव ने CM मोहन के सामने रेलवे की कई कमियां रखी। बेटे के भाषण पर CM मोहन ने भी मुहावरे के साथ तंज कसा, तो वहीं दूसरी ओर पूरे मामले पर इंदौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव सफाई देते नजर आए। इसका आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। लोकतंत्र है, हमारी सरकार ने आप क्यों करके ले रहे हो? हम मेरे छोटी वालों की इसलिए तैयारी और मैं आपको देख के भी नहीं बोल रहा हूँ। अरे एक मुहावरा बड़ा गलत चलता है कि चोर की गाड़ी में। खबर गुना से है। वन विभाग अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ये आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक